अ, तो पॉल्यूशन अराउंड अस में मेरी जो लोकेशन है वो है रानीखेत। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो हम इतने दिन से सभी बताते आ रहे हैं कि पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। सीधे से जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसमें जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट हमारी या फिर औरों की वजह से पड़ रहे हैं, उसको हम सीधे से क्या कह सकते हैं, पॉल्यूशन कह सकते हैं। तो पॉल्यूशन जो है वो क्या है, सीधे से क्वांटिटी और क्वालिटी के फॉर्म में एनवायरनमेंट की बहुत जो हम बुरी कंडीशन कह सकते हैं वो है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन वैसे तो 2 टाइप के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल। तो नेचुरल पॉल्यूशन में जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है। मैन मेड में तो सारे ही पॉल्यूशन आ जाते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल एंड लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशन हैं जो कि मैंने इसमें तो नहीं मेंशन किए हैं। अब जो मेरी प्लेस है वो है रानीखेत। तो रानीखेत जो है वो एक कैंट एरिया है, यानी कि वो कुमाऊँ की सबसे बड़ी छावनी है। तो रानीखेत को उसकी सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। तो मैंने वहाँ पे जो ऑब्जर्व किया है, वो लैंड पॉल्यूशन किया है। वाटर पॉल्यूशन तो वहाँ पे नील है, क्योंकि नील ही कह सकते हैं। वैसे भी वहाँ पे कोई डायरेक्ट ऐसे वाटर का रिसोर्स जैसे रिवर्स तो है नहीं। और जो नौले और धारे हैं वो मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे ह्यूमन से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। और एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मोस्टली मॉडरेट ही रहता है। बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन वहाँ पे है नहीं। तो मोस्टली वहाँ पे जो देखा जाता है वो है लैंड पॉल्यूशन, जिसको हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। तो लैंड पॉल्यूशन के जो मेन कॉज है वो है रैपिड अर्बन डेवलपमेंट। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, वैसे क्या होता है, पॉल्यूशन भी बढ़ता जाता है। जैसे कि हम एक गांव से अगर मेट्रो सिटीज की तरफ बढ़ते जाएं तो हम देख सकते हैं कि कैसे पोल्यूशन इंक्रीज होता है। तो क्या है, रैपिड अर्बन डेवलपमेंट क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है टूरिज्म। अब जैसे रानीखेत एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे क्या है, टूरिज्म बहुत ज्यादा है। तो हर साल टूरिस्ट आते हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि टेक योर रैपर्स विद यू, ये वो करके। तो वही चीज है कि टूरिज्म की वजह से क्या होता है कि लोग क्या है, सॉरी, पोल्यूशन को क्या है, लीड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है डंपिंग, यानी कि जो लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं, सीधे से कूड़ा कहीं पर भी फेंक देते हैं। वैसे मोस्टली वहाँ पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि हर लेन्स में हर जगह पे क्या है कि डस्टबिन इंस्टॉल किए गए हैं। और मोस्टली पीपल उन्हीं डस्टबिन्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। पर जो उसके आसपास के गांव हैं जो कि कैंट एरिया में नहीं आते हैं, वहां पे क्या होता है कि लोग डंपिंग कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां पे डस्टबिन नहीं है, वहां भी डस्टबिन इंस्टॉल किए गए, वो भी कैंट बोर्ड ने खुद करे हैं। लेकिन फिर भी लोग क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर नहीं होते हैं, अवेयर होते भी हैं तो देखना नहीं चाहते कि हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है जो लैंड पोल्यूशन है, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। पहला हो गया इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। सीधी सी बात है, अगर हम एक गंदे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो वो हमें एडवर्स इफेक्ट ही करेगा। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमारे आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, स्कूल का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो बच्चा क्या सीखेगा। उसी तरीके से हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले जो लैंड पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या होता है, रोडेंट्स बढ़ते जाते हैं। यानी कि जो रोडेंट्स के लिए वो एक तरीके से उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है, रोडेंट्स का, फ्लाइज का, मस्किटोज का। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी डेंजरस बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, प्लाग, इस तरीके की क्या होती है, बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अब जो अगर ह्यूमन हेल्थ पे ये इतना इफेक्ट कर रहा है, तो एनवायरनमेंट में भी इसका क्या है, बहुत ज्यादा बुरा असर होता है लैंड पोल्यूशन का, जिसकी वजह से सॉइल एरोजन भी को भी वो लीड करता है। और हम जो है, जो डिफोरेस्टेशन हम करते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या है, सॉइल और लैंड पोल्यूशन को ये लीड करता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड या फिर मड स्लाइड होता है। और सीधी सी बात है, फिर क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट ऑन फूड चेन होता है। अगर किसी फूड चेन में कोई भी कंटेमिनेशन अगर घुस गया, उसकी वजह से क्या होगा, पूरी फूड चेन खराब हो गई। जैसे हम बात करते हैं कि प्लांट्स की, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट को कंज्यूम करता है। और अगर प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर कोई ऐसा, जैसे डीडीटी का यूज किया जाता है, तो उस वो क्या होता है, हर एक स्टेज पे 10% उसका जो है वो जाता रहता है। तब इसके बाद हम बात करते हैं कि लैंड पोल्यूशन को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। तो पहला तो हम जो एफर्ट है, गवर्नमेंट के जो इफेक्ट हैं, एफर्ट्स हैं, वो देखते हैं।
तो जैसे कि पहला है बैन ऑन यूज़ ऑफ पॉलीथीन। तो रांची जो टाउन है वहाँ पे ना पॉलीथीन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। जैसे हम अल्मोड़ा में देख सकते हैं कि हम सब्ज़ी लेने जाएँ तो हमें पॉलीथीन दी जाती है। लेकिन वहाँ पे क्या है पॉलीथीन टोटली बैन है। वहाँ पे या तो पेपर बैग्स यूज़ होते हैं या फिर जो क्लॉथ के बैग्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। जनरल सैनिटेशन तो वहाँ होता रहता है, यानी कि रोज़ ही जैसे लेन्स होती है उसमें झाड़ू लगता है, सफाई की जाती है और जो हमारे सिविक वर्कर्स होते हैं वो डेली जो कूड़ा है उसको इकट्ठा करने आते हैं, चाहे वो मैन्युअली करे या फिर जो कूड़े की गाड़ी आती है उसके थ्रू करे। फिर एफर्ट्स बीइंग मेड टू इम्प्रूव सॉइल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को और अच्छा करने के लिए बहुत सारे ऐसे एफर्ट किए गए हैं। जैसे हम देख सकते हैं वहाँ की जो वेस्ट प्रोसेसिंग साइट है वो बिल्कुल शहर से अलग है और वो इतने अच्छे से कवर किया गया है कि वहाँ पे जानवर तक नहीं घुस सकते। तो वो जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें एक चीज़ और अच्छी है कि वहाँ पे जो डंपिंग साइड है, उनकी भी जो डंपिंग साइड है उसमें भी डंपिंग साइट्स में भी सब कुछ अलग-अलग डंप होता है। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल एक तरफ, नॉन बायोडिग्रेडेबल एक तरफ होता है और उसके बीच में कोई भी उसको मतलब उसको मिक्स नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट है जैसे हम देख सकते हैं कि वहाँ की लेन्स में डस्टबिन जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं और जो भी पब्लिक प्लेसेस है जैसे कि हॉस्पिटल्स हम देख सकते हैं या फिर और कोई ऑफिसेज है उसमें क्या किए गए हैं डस्टबिन्स इंस्टॉल किए गए हैं। अब इसी के अंडर और भी बहुत सारे ऐसे मिशंस कंडक्ट कराए जाते हैं जैसे कि स्वच्छता पखवाड़ा जो कि हर साल 1 से 15 दिसंबर के बीच में होता है जहाँ पे क्या है कि हर तरीके से क्या है सिविक वर्कर्स के साथ-साथ जो भी ऑफिशियल वर्कर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नेक्स्ट है ये हुआ था 2018 में जब रानीखेत कैंट ने पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम पे क्या था लोगों को अवेयर करने के लिए डोर टू डोर डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जिसमें 2 कलर के डस्टबिन दिए गए थे, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो ग्रीन डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल कूड़े को डालने को कहा गया था और ब्लू में नॉन बायोडिग्रेडेबल को। लेकिन फिर भी जैसे हम देखते हैं कि लोग इतना वो नहीं होते चाहे उनको कितना भी बोल दो, वो उसको किसी और वे में यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने देखा था हमारे आस-पास लोग इसमें पानी गरम करते थे, ये जो डस्टबिन्स होते हैं इसमें। बोलते थे कि छोटा है तो जल्दी गरम हो जाता है, तो कहीं न कहीं उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हुआ, जिस तरीके से उसको देने का जो पर्पज़ था, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट है प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग्स। तो हर साल वृक्षारोपण वहाँ पे होता है, जिसमें थाउज़ेंड्स ऑफ सैपलिंग्स लगाई जाती हैं और स्कूल वाइज़ स्लोगन कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों को भी एक तरीके से बच्चे भी अवेयर होते हैं एनवायरनमेंट के प्रति। तो ये मैंने कुछ रिकॉर्ड उसका रखा था कि जो रानीखेत कैंट है उसकी ईयर वाइज़ स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या पोजीशन है। 2018 में उसकी पोजीशन 3rd थी, फिर 2019 में 13th, 2020 में 17th और 2021 में 21st। तो 2018 में जो रानीखेत कैंट है, उसका ऑल इंडिया लेवल पे 3rd आना वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि सीधे से ये जो पोजीशन है ये डिक्रीज़ होती जा रही है, यानी कि 3rd फिर 13th फिर 17th फिर 21। अब इसके लिए हम गवर्नमेंट को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते क्योंकि वो तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो पोज़ीशन है ये हम लोगों की वज़ह से क्या है नीचे आती जा रही है। फिर एक चीज़ और है रानीखेत के पास पे कालिका है, वहाँ पे इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बना है, जो कि जापान की टेक्नोलॉजी से लिया गया है। तो इसको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो रिसर्च विंग है उसने डेवलप कराया है। अब इसे डेवलप क्या कराया है, फॉरेस्ट तो वहाँ पहले से है, बस ये है कि उतने एरिया को एक तरीके से पूरा कवर कर लिया गया है कि ताकि लोग क्या कर सकें यहाँ पे आके अपना जो मूड है उसको फ्रेश कर सके। तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्या है जैसे हम देखते हैं कि हर साल इतने टूरिस्ट्स आते हैं पहाड़ों में क्यों? मेंटल पीस के लिए। तो मेंटल पीस के लिए ही इसको भी बनाया गया है। तो अब हमारे आस-पास का एनवायरनमेंट वैसा नहीं रहा कि जो हमें मेंटल पीस प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए क्या है कि इस तरीके के हीलिंग सेंटर बनाने की ज़रूरत पड़ी है। अब इसके बाद हमारे जो एफर्ट्स हैं, अब मैं हम लोगों के जो एफर्ट्स हैं वो बताना चाहूँगी। तो हम लोगों की एक टीम है हिमालयन हाइट, ये अभी से नहीं, ये 2021 की स्टार्टिंग से ही हमारी जो टीम है ये वर्क करती है। तो इसमें क्या है कि हर संडे को 8 से 10 एएम के बीच में क्लीनलीनेस ड्राइव किया जाता है जिसमें जो है ये मोस्टली संडे को इसलिए कंडक्ट कराया जाता है क्योंकि उस दिन सभी की छुट्टी होती है।
तो इसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो जैसे आजकल सभी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें जो अब जैसे शहर है, शहर तो टाउन जो है वो तो साफ है क्योंकि वहाँ पे सिविक वर्कर इतना काम कर रहे हैं कि वो सफाई कर रहे हैं। लेकिन जो आस-पास के जंगल है, जहाँ पे लोग मोस्टली अपनी पार्टीज़ करने के लिए जाते हैं, अ, उसको भी साफ करना ज़रूरी है क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, पॉल्यूशन लीड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, तो हम लोग क्या है कि हर संडे जाया करते हैं जंगलों में और वहाँ की सफाई की करते हैं। तो ये जो है, ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं सफाई अभियान की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये ऑरेंज ट्रैक सूट में है, ये एक बच्चा है। तो कहीं न कहीं जो एनवायरनमेंट एजुकेशन उसको स्कूल में दी जा रही है, वो उसको अपनी रियल लाइफ़ में अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये पूरी टीम है। इसके अलावा और जो वेज़ हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग लैंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पहला तो लोगों को अवेयर करना, उनको कांसेप्ट बताना रिड्यूस, रीसाइकिल और रीयूज़ का। तो और उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को कैसे रिड्यूस करना है, यानी कि उसको कैसे कम से कम अ, उसको मतलब कैसे अपनी लाइफ़ से कट ऑफ करना है, वो इंसान को सीखना पड़ेगा। और जैसे अगर हम प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स हैं उसको अवॉइड करके जो क्लॉथ बैग्स हैं उनका यूज़ कर सकें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना और अवॉइड बाइंग पैकेज्ड आइटम्स एज़ दे विल लीड टू गार्बेज एंड एंड अप द लैंडफिल साइट, यानी कि अगर हम अपने जो भी पैक्ड आइटम है, जो कि प्लास्टिक में पैक किए जाते हैं, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है मोस्टली, उसको अवॉइड कर सकें और क्या कर सकें उसे लैंडफिल साइट, ताकि उससे क्या होगा, जो लैंडफिल साइट है उसमें भी उसका कट ऑफ हो सके। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना और रीयूज़ आइटम, मतलब यानी कि जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि जैसे प्लास्टिक बॉटल है, जैसे पेप्सी या फिर किसी और कोल्ड ड्रिंक की होती है, तो उसको हम और भी तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, उसकी कुछ डेकोरेटिव चीज़ भी बन सकती है, जैसे कि हम देखते हैं मोस्टली यूट्यूब्स और इसमें हमको देखने को भी मिलता है, तो उसको इस तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा और भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रही है। जैसे अगर आप कभी, आप में से बहुत से लोग गए भी होंगे रानीखेत, अगर आप कोई और कभी जाएँ तो एक चीज़ नोटिस करना कि वहाँ पे हर तरफ, हर जगह छोटे-छोटे बोर्ड्स लगे हैं, जिसमें कोटेशंस लिखे रहते हैं, जैसे कि धरती माता करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। तो वो क्यों लिखे हैं? वो सिर्फ़ इ इसलिए नहीं लिखे हैं कि शहर में ये होनी चाहिए, वो इसलिए लिखे हैं ताकि हम उसे पढ़ें, अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें और अपनी इस जो मदर नेचर है, मदर अर्थ है, इसको और सुंदर बना सकें। थैंक यू मैम।